कोई नहीं, हम अपना बैंकिंग नॉलेज के बारे में आज स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग नॉलेज से। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो 1 सेकंड यार, ये आवाज किस चीज की आ रही है, नीड टू चेक। ठीक है, अब नहीं आएगी सर, नहीं हुई क्लास। ठीक है, तो आई विल चेक विद द टीम क्या इशू आया है एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद बैंकिंग नॉलेज। तो बैंकिंग नॉलेज देखो एक ऐसा टॉपिक है जहां से थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑपरेशनल एंड से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा वेटेज एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और फिर जल्दी से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लाइव ऑन यूट्यूब ओनली फर्स्ट क्लास, वो पहली क्लास ही लाइव ट्यूब रहेगी। 9 बजे से स्टार्ट है क्या? 9 बजे से क्या स्टार्ट है? हमारी क्लास 6 से 7 के बीच में ही रहेगी फिलहाल। ठीक है, और आज की जो फर्स्ट क्लास है सिर्फ वो यूट्यूब पे लाइव रहेगी। तो हमारे जो यूट्यूब पे जो बच्चे हमारे नए हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये भी लेट हो रही है। क्या लेट हो रही है शिवम, क्या डाउट आ रहा है दोस्त? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या मेरे से बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसी क्वेरी अभी नजर नहीं आ रही कि यस रचित, आवाज आ रही है मेरी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा एक बार कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो आई विल प्रोसीड विद द सेशन। If I'm audible and visible to you guys, please do confirm so that I can proceed with the session. Everything is fine. Okay. So let's start with the index. What we're going to study in the banking knowledge. So I will repeat it in a very short time frame. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बहुत कम समय में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। We will be discussing about the pillars, and when we will break down the pillars, we will automatically start with the RBI and its functions. अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इंग्लिश बैकग्राउंड से, अगर इंग्लिश समझ में आती है तो फिर मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाऊं, और अगर हिंदी में आती है तो फिर मैं हिंदी में पढ़ाऊं, इंग्लिश में केवल बीच बीच में कंटेंट, मतलब आप लोग जैसे बताओगे उस हिसाब से चलते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, सो आई विल कंटिन्यू इन द इंग्लिश ओनली, क्योंकि दोनों में अगर मैं चलूंगा तो दोनों में तो ना आपको कुछ समझ में आएगा ना मुझे कुछ समझाने में आएगा। फिर तो मैं इस तरह से कि कंटेंट हमारा इंग्लिश रहेगा और जो डिलीवरी रहेगी वो हिंदी रहेगी। जिसको क्लास शो नहीं हो रही है प्लीज एक बार रिकनेक्ट करो, एक बार टाइप कर दीजिए प्लीज। अच्छा इंग्लिश ही चलते हैं, रीजॉइन, हाँ। दोस्त हु आर नॉट एबल टू कनेक्ट प्लीज रिकनेक्ट, जिनकी क्लास नहीं शो हो रही प्लीज रिकनेक्ट, मैं एक बार टाइप कर देता हूं। Yes, today is the first class. Okay, so we will be starting with RBI and its function, then we'll be moving towards banking structure. Okay, then we will be starting with, okay, give me a second yaar, I will be reconnecting, give me a second Rachit.
एंड इफ यू फेस एनी इशू यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आपको कोई भी पॉइंट सीबीडीसी कोई भी पॉइंट कभी भी कोई भी क्लियर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ओके, सो आफ्टर बैंकिंग स्ट्रक्चर आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स एनपीए, risk management, loan recovery mechanism, after this we will be moving towards financial markets. In the financial markets we will be covering money market, capital market, equity market, debt market, derivatives, bonds, etc. So everything will be covered. And after this, yeah, in financial market we will be also covering forex market also. Okay, after this we will be moving towards RBI notifications. Yeah, what we can do is that I can provide you the PDF of RBI notifications, and I will start with बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंकिंग ऑपरेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो पहले बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे, आरबीआई नोटिफिकेशंस लास्ट में देखते हैं, ठीक है। बट इन द मीन टाइम मैं आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूंगा फ्रॉम अगस्त 2022 से लेके दिसंबर तक की। बाद में हमें लगता है हम क्लास लगाएंगे तो हम क्लास लगा लेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर आरबीआई नोटिफिकेशंस। आर वी क्लियर? यस और नो? ठीक है। So today we will be starting with first topic which is known as Indian financial system। यहां से आज हम शुरुआत करते हैं। I am assuming कि आपको बहुत बेसिक, मतलब एक होता है ना कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको कंप्लीट आइडिया होगा, बट एक बहुत ही बेसिक लेवल का आइडिया होगा, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं बिकॉज यू आर ऑलरेडी, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है बैंक का, तो मैं बस छोटा सा एजम्पशन रहेगा, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि मेरा एजम्पशन आपको कंटेंट के बीच में आ रहा है कि सर यार ये चीज क्या पढ़ा रहे हो हमें। आपको हर चीज एकदम बेसिक से कराई जाएगी, बट फिर भी मैं छोटा सा एजम्पशन रखूंगा फॉर द सेक ऑफ द पेस ऑफ द कंटेंट, कि कंटेंट हम थोड़ा पेस में कवर करेंगे इस वजह से। सुमित दोस्त, तुम कहो तो मैं आज ही शेयर कर दूं, मेरे पास ऑलरेडी अगस्त टू अगस्त 1 साल के तो नोटिफिकेशन पूरे कंपाइल्ड है, मैं खुद ही कंपाइल करता हूं, तो वो मैं आपको दे दूंगा, और ऑलरेडी वीडियोस भी मेरे बनी हुई है, तो मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? Anil, whatever the content we will taught in the class, the PDF that I will provide you in the group, ठीक है, the PDF I will provide in the group, all that will be more than enough to crack the examination. Okay, I will tell you about the group in the next class because today the class will be going live over YouTube also, so I will be telling you about the group tomorrow. कल हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कल आज जो है हमारी क्लास जो है वो YouTube लाइव भी जा रही है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, आप सीधे कंटेंट पे आते हैं। यस शेख सज्जन, आपका डाउट, आपका पॉइंट मैंने पहले ही नोट किया, आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है, और डू नॉट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। जैसे आपकी बॉडी है, ये एक ह्यूमन बॉडी आप मुझे देख पा रहे हो, एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसमें ब्लड होता है, blood is going to every organ of the body, every part of the body, and without the blood मतलब कोई भी organ मेरा survive नहीं कर सकता, without the blood none of my organ will survive, even if it is this nail part, if the blood stops coming here the nail will fall apart, yes or no? So similarly in the economy, if there is any sector of the economy where the finance stops, where the money stops, that sector will suffer. इरशाद, अभी एक काम करते हैं, अभी कंटेंट पे फोकस करते हैं, ग्रुप की टेंशन नहीं लेना, आपको कंटेंट अभी देखो, आज तो पहली क्लास है ना, अभी कंटेंट पे फोकस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, डू नॉट वरी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन अपने पे छोड़ देना, ठीक है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आरबीआई सर्कुलर्स में आपको पीडीएफ में भले ही प्रोवाइड कर दूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर्स पीडी जो नोटिफिकेशंस है वो मैं आपको क्लास में करवाऊं, लेकिन पहले मेरा कंटेंट जो स्टैटिक कंटेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। और करंट अफेयर पोर्शन भी जो है, देखिए आपका पेपर का थोड़ा सा वेटेज भी मैं आपको बता ही देता हूं,
वापस आते हैं इस पे 2 मिनट। जैसे 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, देखो देयर वुड बी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट, अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द आरबीआई नोटिफिकेशंस या फिर सर्कुलर्स, नॉट circulars in specific, okay, 5 to, I can say around 5 questions, around 5 to 8 questions would be from static portion of the banking, and the remaining questions would be from RBI circulars. So not circulars in particular, if you say these were basically जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, लाइक यार अगर किसी का अकाउंट खोलना है तो अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड देयर वुड बी सम गुड क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम द जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। देयर वुड बी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कीम्स, 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कीम्स दैट विल बी कवर्ड बाय डिफरेंट मेंटर्स। कोई प्रॉब्लम आए तो आई विल प्रोवाइड माय डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई और मेंटर के में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको सिंपलीफाइड डॉक्यूमेंट दे दूंगा, जहां पे मुश्किल से 20-25 स्कीम्स आपको करनी होगी, लेकिन वो तब जब आपका डेडिकेटेड मेंटर आपसे आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको 40 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, लगभग 15 अराउंड क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, जिसमें हमारे आरबीआई सर्कुलर्स भी आ जाते हैं और जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, केवाईसी रिलेटेड गाइडलाइंस, अकाउंट रिलेटेड गाइडलाइंस, तो फ्यू गाइडलाइंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपने को यहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड देन फ्यू क्वेश्चंस अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द स्टैटिक नॉलेज, बट हमें स्टैटिक इसलिए कवर करना होता है ताकि ओवरऑल जब कल को हमारा इंटरव्यू होगा तो वहां पे हम कई सही आंसर दे पाए, तो इसीलिए वहां पे स्टैटिक बैंकिंग का भी अपने को आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स, आरबीआई नोटिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर वी कंफर्टेबल विद द डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कहां कितना एफर्ट्स लगाना है। इसीलिए मैं जो कंटेंट जिस स्टैटिक पोर्शन है इसको फास्ट फॉरवर्ड मैनर में जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द इंटरव्यू स्टेज रेदर देन फॉर द आवर रिटन स्टेज। और हम ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू में पहुंच ही जाएंगे, तो तब पढ़ो अब पढ़ो एक ही बात है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने कंटेंट पे। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो अपने आप में एक पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, और जो फाइनेंस है विच इज पैसा, मनी, अगर इकोनॉमी के किसी भी पार्ट में, जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता तो बॉडी का ऑर्गन डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसी तरह इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में इफ फाइनेंस नहीं पहुंचता तो वो सेक्टर, वो पर्टिकुलर इकोनॉमी का पार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो फाइनेंस इज द ब्लड लाइन, या फिर ब्लड भी बोल सकते हो, ब्लड लाइन ऑफ द एंटिटी नोन एज इकोनॉमी। और ये जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये पैसे को चैनलाइज, जैसे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उस सर्कुलेशन में आपका हार्ट भी एंड ऑल, तो उस पैसे को चैनलाइज करने का जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में जैसे इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी आपकी ह्यूमन बॉडी हो गई, पैसा क्या हो गया, ब्लड हो गया, और इस पैसे को चैनलाइज करने का जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो पूरे का पूरा हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? सो ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसके 4 कंपोनेंट्स या 4 मेजर पिलर्स होते हैं। 4 मेजर पिलर्स आर देयर। नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके नोट्स नहीं बनाने, कोई नोट्स नहीं बनाएगा, सारे नोट्स मिलेंगे, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, पढ़ने पे ध्यान देना है, कोई नोट्स नहीं बनाने, सारी पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट मिलेगा, मैं बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने, कभी कोई नोट्स बना रहा हो, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सबसे पहला पार्ट जो है
हाँ बिल्कुल, कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, सब कुछ कंपाइल्ड फॉर्म में, मेरे सब्जेक्ट में सब कुछ कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेगा, A to Z कहोगे तो पहले दिन में दे दूंगा, लेकिन पहले दिन में इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैंने आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया तो ग्रुप में ऐड करने के बाद तुरंत ही सारे नोट्स डाल दूंगा, तो किसी को क्लास से पढ़ना है क्लास से पढ़ो, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे पढ़ो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द एंटिटी विच चैनलाइजेस फंड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी टू द अदर पार्ट, from one part of the economy to the other part. Okay, financial institution is the entity that channelizes funds from the one part of the economy to the other part, जिसमें मेजरली हमारे दो तरह के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। Then financial market is a place, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस, जहां पे फंड्स का एक्सचेंज होता है। ये वो एंटिटी है, ये वो मिडलमैन है जो पैसे को चैनलाइज करवाता है। कहां पे करवाता है, किस जगह करवाता है? द प्लेस इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ लेंगे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो ये पूरा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ये हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है, या ये तो देखो ये पोर्शन हो गया बैंकिंग रिलेटेड, तो बैंकिंग हम बैंक में काम कर रहे हैं इसलिए हमें आना चाहिए। ये क्यों पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पूछ सकता है कोई भी, और वैसे भी इसमें बैंक इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस। देन थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो फंड्स एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, बॉन्ड्स, शेयर्स, इक्विटीज, those are the instruments through which funds are being channelized. And last, financial services. Financial services, banking is a type of financial services, क्योंकि इस सर्विस के थ्रू फंड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पेंशन, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपोनेंट्स: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो है, सॉरी सबसे पहली एंटिटी जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, वैसे आप लोग सभी बैंकर हैं तो आप लोगों से पूछ लेते हैं व्हाट इज अ बैंक? व्हाट इज अ बैंक? Come on, fast guys. What is a bank? Accepting deposits and lending loans. बहुत बढ़िया अनिल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। Accept deposits, बहुत बढ़िया। Give loans, accept deposits। तो बैंक की जो आप डेफिनेशन बता रहे हो, कहीं ना कहीं वैसे अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे तो आप इस तरह से बोलोगे कि बैंक इज अ रेगुलेटेड एंटिटी। बैंक इज अ रेगुलेटेड एंटिटी that performs the function of deposit and lending, that performs the function of deposit and lending। ये एक तरह से इंटरव्यू के लिए डेफिनेशन है। बैंक इज ए रेगुलेटेड एंटिटी दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। अगर मैं इसको बोल दूं, बैंक इज एन एंटिटी दैट चैनलाइजेस फंड्स फ्रॉम द सरप्लस पार्ट ऑफ द इकोनॉमी टू द डेफिसिट पार्ट, तो क्या गलत बोलता हूं क्या? आपने बोला ये एक बैंक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये एक बैंक है जेल की तरह यहां से आए डिपॉजिट, यहां पे गए लोन्स, तो बैंक इज ए लाइसेंस्ड एंटिटी दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। और अगर मैं कहता हूं कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट चैनलाइजेस फंड्स फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट पार्ट, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? डेफिनेशन नहीं पूछते, पर यार बाई चांस कोई कुछ भी पूछ सकता है। मैं अगर इंटरव्यू लेता हूं तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूं व्हाट इज अ बैंक।
अगर कोई बैंकिंग का इंस्टीट्यूट है तो मैं सबसे पहले यही डेफिनेशन बोलता हूं। तो पूछने वाले के ऊपर तो कुछ भी पूछ ले, मैं जस्ट एक बता रहा था क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्टिव समझ। देखिए डिपॉजिट कौन रखेगा? डिपॉजिट्स वो रखते हैं जिनके पास सरप्लस इनकम होती है। विदाउट अ सरप्लस इनकम बैंक में कोई पैसा क्यों जमा करेगा? कोई जमा ही नहीं करेगा। एंड व्हेन बैंक के लिए जो डिपॉजिट हुआ, ये क्या हुआ? ये बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि कल को ये डिपॉजिट चुकाना पड़ेगा। और लोन कौन लेता है? लोन लेता है जिसके पास पैसे की कमी होती है, तो डेफिसिट पार्ट। तो बैंक इज एन एंटिटी दैट चैनलाइजेस फंड्स फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट पार्ट बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। और लेंडिंग क्या होता है? ये असेट होता है बैंक के लिए, क्योंकि यहां पे वो इंटरेस्ट अर्न करता है। अच्छा, यहां पे जब किसी ने बैंक को लोन दिया तो ये रिलेशन किसकी होगी? इस रिलेशन में क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है? इस रिलेशन में डिपॉजिट्स में क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है? शिवम गलत आंसर है। पैसा तो डिपॉजिट्स में, तो पैसा तो किसी बंदे का है ना, ये देखो मुस्कुराता वो बंदा। तो ये है यहां पे क्रेडिटर, और यहां पे बैंक क्या है? बैंक यहां पे डेटर है। लोन के केस में क्या है? लोन के केस में बैंक एक क्रेडिटर है, और यहां जो बंदा जिसने लोन लिया, जिसका मुंह लटका हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं था, ये डेटर है। तो बैंकिंग रिलेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आज की जो 9 बजे की क्लास है उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो अपने को बैंकिंग या बैंक एज ए मेजर इंस्टीट्यूशन समझ में आया। And why we are studying bank? Because it is part of financial institutions, and financial institutions are part of Indian financial system. Okay. Next आते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की सब बात ही हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटर की। आरबीआई एज रेगुलेटर। अभी तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो उसमें सबसे ऊपर होता है आरबीआई, उसके बाद हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स आ जाते हैं, जो कि हम धीरे 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 सब पढ़ेंगे। तो अभी हम आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आरबीआई जो फॉर्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए हमें थोड़ी सी बैंकिंग की हिस्ट्री भी जाननी होगी, मनी की हिस्ट्री, मनी का ओरिजिन भी जानना होगा। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ मनी। ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट इन द एंशिएंट डेज, पुराने समय में, अगर यार मैं हिंदी में बात करूं तो अच्छा लगेगा, इंग्लिश में फील नहीं आती। इंग्लिश में पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन फिर कंटेंट ही कंटेंट हो जाता है, फील नहीं आती। इट्स लाइक रोबोटिक। so ancient days में there was a barter system. I thought you might have be heard of this terminology, barter system. आपने barter system के बारे में सुना होगा। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा बार्टर सिस्टम चल रहा है। देखो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरा कोड नहीं लगाया। यस, ये मजाक भी होते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे अपना कोड नहीं लगाया, बट फिर भी अपन आपको, आपने क्या किया, आपने जैसे कंपनी में किसी का भी कोड लगाया, ठीक है, तो आपने कोर्स में एनरोल किया, उस कोर्स के बदले आपको एक दूसरी सर्विस मिल रही है, कोर्स कवरेज। तो यहां पे पैसे के बदले आपको एक सर्विस मिल रही है। इसी तरह बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स, एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस मिलती थी। आपको गेहूं चाहिए, आप दूसरे के पास चावल है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेकिन इससे क्या होता था, एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी कि वैल्यू कितनी रखेंगे। तो उसके बदले फिर करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, क्वाइंस आपने सुने होंगे, गोल्ड क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए गए। बट उससे क्या होता था, देयर वाज अ प्रॉब्लम। ग्रीष्म लॉ एक आता है कि गुड मनी ड्राइव आउट बैड मनी,
कि लोग क्या करते थे, उस कॉइन को होल्ड करने लगे, होल्डिंग करने लगे कि यार गोल्ड इतनी अच्छी चीज है, चलो इसको अपने पास ही रख लेते हैं, सर्कुलेशन में ले जाके क्या करेंगे। तो जो अच्छा मनी जो सर्कुलेशन में आ रहा था वो भी इकोनॉमी से बाहर होने लगा। ठीक है, सो धीरे धीरे फिर देखा गया, प्रॉमिसरी नोट्स इंट्रोड्यूस हुए कि यार हमें एक प्रॉपर करेंसी चाहिए। तो सेम वर्ल्ड ओवर भी चला, सेम इंडिया में भी चला। इंडिया में करेंसी की डिमांड उठने लगी। तो पहली जो करेंसी की डिमांड जो मीटअप हुई थी वो हुई थी 1806 में। मैं हिस्ट्री आपको थोड़ा सा फ्लो में बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, 1806 फर्स्ट प्रेसिडेंट। देखिए तब क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वहां पे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। सो 3 प्रेसिडेंसी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड, and in each presidency there was a presidency bank which was established in the respective due course of time. हर प्रेसिडेंसी में एक बैंक बनाया गया, वहां पे गवर्नमेंट की, वहां की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट, ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, मोर ओवर करेंसीज को प्रोवाइड करने के लिए, करेंसीज को मैनेज में प्रोवाइड करने के लिए। वो बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बाद में बदल के ये हो गया था। ठीक है शिवम, हाँ वो नाम बदल के ये हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। नाम बाद में बदल दिया था। ठीक है, आई नो, वो मुझे डाउट मैं अभी बताने वाला था, फिर मैंने कहा कि चलो रुक जाओ अभी, फिर इतने आपने लिख दिया। हाँ 1809 में नाम बदला था। आप 1806 ही लेंगे, आप 1806 ही लेंगे, उसमें डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक बना था, ये बेसिकली जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहां पे गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए और वहां पे करेंसी को प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक बनाया गया था। इसके बाद दूसरा बना 1840 में, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड 1843 में नेक्स्ट बना प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। तो तीनों में प्रेसिडेंसी में अपने अपने एक तरह से एक छोटा सा मॉडल टाइप सेंट्रल बैंक बना। मॉडल टाइप बिकॉज ये करते थे, गवर्नमेंट बिजनेस को भी ट्रांजैक्ट करते थे और करेंसीज प्रिंटिंग का भी फंक्शन इनके अंदर था। बाद में क्या हुआ, करेंसी का फंक्शन वाज टेकन ओवर बाय इन 1930 बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर। इन तीनों से करेंसी का फंक्शन 1913 में ले लिया गया। किसने? 13 है, 13 देखो 13 में ले लिया किसने? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर इन द यूके, लंदन। तो करेंसी हमारी बाहर प्रिंट होने लगी। ठीक है, एंड 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया और बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको हिस्ट्री इसलिए भी जाननी है क्योंकि ये एसबीआई की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। एक बार एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में मेरे से पूछ लिया था कि एसबीआई कितने बार नेशनलाइज्ड हुआ है। इरशाद, लास्ट मतलब एंड ऑफ द क्लास में मैं आपसे एक फीडबैक लूंगा कि आपकी क्लास में अर्ली मॉर्निंग कर सकता हूं तो कितने बजे कर सकता हूं, क्योंकि शाम को यार मेरे एंड पे थोड़ा सा लेट हो जाता है। रसूल, अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी बार नेशनलाइज हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पे बना आपका 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1956 एंड रीनेम्ड which was nationalized in the year 1956 and renamed as SBI, the modern day State Bank of India. बट जब ये नेशनलाइज हुआ था 1956 में, तो इसके प्रोसेस में थोड़ी सी गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी कि इसका 60% जो शेयर्स थे दैट वर टेकन ओवर बाय आरबीआई, नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली।
तो गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट एजेंसी था, तो गवर्नमेंट एजेंसी ने शेयर्स लिए, मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स हो गए, तो नेशनलाइज तो हुआ, लेकिन 60% शेयर्स वर टेकन ओवर बाय दी आरबीआई। एंड इन 2008 the entire stake was taken over by the government of India. So in reality SBI was nationalized twice. नाइनटीन 56 यार। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरे से उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था, कभी 2000 कब की बात है यार, 15 या 16 की बात है, कभी उनमें एक पैनल था, पैनल ने मेरे से पूछा था। अरे एक्ट और ईयर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना यार, प्रोसेस में, ठीक है। तो आरबीआई, वो बोला आरबीआई कह रहा हूं, तो एसबीआई वाज नेशनलाइज्ड ट्वाइस, ठीक है। वंस इन द ईयर ऑफ 1956 में नेशनलाइज हुआ, ठीक है। और एक्ट तो देखो एक साल, जैसे आरबीआई का भी एक्ट है, तो 1934 है, 35 में ऑपरेशनलाइज हुआ, ओके। तो 1956 में नेशनलाइज हुआ, एक्ट वो 1955, ठीक है। आओ टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो थी आपकी हिस्ट्री अबाउट मनी। तो जब हम बात कर रहे थे 1921 तक हमने बात कर ली थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। उसके बाद एसबीआई की अलग हिस्ट्री हमने जान ली। तो इसके बाद आपका 1935 में, या मैं थोड़ा सा आरबीआई की हिस्ट्री आपको बताता हूं, रुको। 1921 के बाद अगर आप ये ड्यूरेशन देख रहे हो, तो इस समय आया था ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी और उसके बाद वर्ल्ड ने देखा ग्रेट डिप्रेशन, द वर्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ ऑल टाइम। अगर आप सोचो कि आपका 2008 के क्राइसिस में 1 रुपए का नुकसान हुआ है सपोज, तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम 15 रुपए का नुकसान, ऑलमोस्ट 15 टाइम नुकसान हुआ था। तो इतना डीप था ये रिसेशन, इसलिए इसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। 2008 वाले को ग्रेट रिसेशन बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इस समय बहुत सारी नेशनलिस्ट वॉइसेस उठने लगी कि वी नीड अ सेंट्रल बैंक, वी नीड अ सेंट्रल बैंक। तो उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1926 में रॉयल कमीशन बनाया गया, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। बस इसकी रिकमेंडेशन किसी ने नहीं मानी, इसकी रिकमेंडेशन किसी ने नहीं मानी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसकी रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी। फिर और भी रिक्वायरमेंट्स उठी, डिबेट्स चली, बट अल्टीमेटली इन द ईयर ऑफ 1933 देखो, गवर्नमेंट में एक व्हाइट पेपर का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट पेपर का मतलब यू आर ऑन अ वर्क टू ड्राफ्ट समथिंग, यू वांट टू कम टू अ सॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने जब यहां पे व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब यह था कि नाउ द इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, वी वांट टू हैव अ सेंट्रल बैंक। एंड 1933 में एक व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया, जिसके बेसिस पे बाद में आपका एक्ट ड्राफ्ट हुआ और एक्ट पास हुआ, और 1934 में आरबीआई एक्ट वाज पास्ड। नाइनटीन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई ऑपरेशनलाइज हो गया। एंड 1938 आरबीआई ने पहला डिनोमिनेशन प्रिंट किया, 5 रुपये नोट। तो आपने सिर्फ आरबीआई की हिस्ट्री नहीं देखी, आपने करेंसी का पूरा इवोल्यूशन भी देखा कि करेंसी कैसे कैसे डेवलप हुई, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। यहां पे हमने बैंक्स की हिस्ट्री तो देखी है,
लेकिन आरबीआई के पर्सपेक्टिव से और मनी के इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। अभी मैंने आपको सिर्फ बैंकिंग हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, मैंने सिर्फ आपको आरबीआई और मनी के इवोल्यूशन जो हुआ है उसकी हिस्ट्री पढ़ाई है, बैंकिंग हिस्ट्री नहीं पढ़ाई मैंने कि पहला कौन सा बैंक था, पीएनबी कब फॉर्म हुआ। मैंने अभी सिर्फ आपको एसबीआई एंड आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ाई और मनी का इवोल्यूशन पढ़ाया। क्लियर? देन 1942 RBI was also acting as the central bank of Burma, modern day Myanmar। तो यहां पे 1942 में RBI stopped the money printing function for the Burma, मनी प्रिंटिंग स्टॉप कर दी फॉर बर्मा। 1947 RBI stopped all the functions for Burma, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस भी स्टॉप कर दिए। 1948 से लेके 1949, सॉरी गलती हो गई, 1947 से लेके 1948 तक आरबीआई ऑल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान। बट यहां पे इट वॉज जस्ट डूइंग ट्रांजेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, नथिंग एल्स, एंड प्रिंटिंग करेंसीज। इट वॉज नॉट अ सेंट्रल बैंक इन रियल सेंस। वो पावर उसको कहां से मिली? व्हेन आरबीआई गॉट इट्स टूथ। तो आरबीआई गॉट इट्स टूथ इन द ईयर ऑफ 1949। दिस इज द लैंडमार्क ईयर। यहां पे आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, क्योंकि इससे पहले आरबीआई वाज ए प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी। इट वाज डूइंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, जैसे आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी करते हैं एजेंसी बैंक के तौर पे। तो इट वाज डूइंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस बट एज ए प्राइवेट एंटिटी। इसके जो शेयर्स थे 5 लाख शेयर थे, 100 रुपीज ईच। तो इसकी कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ was the total paid up capital which was taken over by the government in the year of 1949। और इसी के साथ साथ एक और मेजर इवेंट हुआ 1949 में, which was the passage of Banking Regulation Act। नहीं यूसुफ साहब, प्रिंटिंग फॉर बर्मा, करेंसी प्रिंटिंग फॉर बर्मा। आरबीआई was also printing the currency for Burma 1942 तक। तो आरबीआई की हिस्ट्री अपने को समझ में आ गई। हाँ या ना? टेंशन ना लेना, नोट्स मिलेंगे, नोट्स पूरे मिलेंगे, घबराना नहीं। बस अभी के लिए जो समझाया समझ में आया। मुझे क्या है, शुरुआत में ना ऐसे बिना पीपीटी वगैरह के, मुझे वैसे मजा बिना पीपीटी के आता है, लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे बच्चे कहने लगते सर पीपीटी से पढ़ाओ। इट स्टॉप्ड एक्ट। देखो 1 साल के लिए उसने सेंट्रल बैंक का काम किया, पाकिस्तान के लिए भी, तो करेंसी भी, प्रिंटिंग, सब कुछ जो भी कर सकता था वो किया 1948 तक। उसके बाद स्टॉप कर दिया ना, गवर्नमेंट बिजनेस, उनका फिर अपना सेंट्रल बैंक बन गया ना। 1947 वाला समझ नहीं आया। 1947 बर्मा वाला क्या हुआ कि बर्मा के लिए करेंसी प्रिंटिंग तो इन्होंने पहले ही स्टॉप कर दी थी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ट्रांजैक्शंस करते थे। सपोज उन्हें कहीं से कोई पेमेंट रिसीव करना है तो आरबीआई रिसीव कर लेता था बर्मा के लिए। लेकिन 1947 के बाद उन्होंने बर्मा के लिए भी स्टॉप कर दिया। ठीक है, 1948 वो ईयर था जब आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 47 से लेके 48 तक पाकिस्तान फॉर्म हो गया था, तो उस 1 साल के लिए आरबीआई एक्ट एज सेंट्रल बैंक। और 1949 आरबीआई नेशनलाइज हुआ, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी हुआ। ये जो 5 करोड़ शेयर थे, दैट वाज 5 करोड़ कैपिटल था, शेयर नहीं थे, शेयर 5 लाख थे। तो 5 करोड़ कैपिटल वाज टेकन ओवर बाय दी आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। 1942 में आरबीआई ने, सॉरी बर्मा ने, हाँ आरबीआई ने बर्मा के लिए मनी प्रिंटिंग का फंक्शन बंद कर दिया था। ऑल क्लियर प्रियंका? करेंसी प्रिंटिंग, मनी प्रिंटिंग या करेंसी प्रिंटिंग?
बर्मा इज मॉडर्न डे म्यांमार। मॉडर्न डे म्यांमार जो आज की म्यांमार कंट्री है, अपना पड़ोसी है यार, नागालैंड से बॉर्डर मिलता है अपना, नागालैंड त्रिपुरा। तो वो जो म्यांमार कंट्री है उसको पहले बर्मा बोलते थे। नहीं नहीं, प्रिंटिंग सारी होती थी, लेकिन पहली करेंसी किस डिनोमिनेशन की प्रिंट हुई थी? वो थी 5 रुपए का नोट। करेंसी सारी प्रिंट करने लगा था, लेकिन पहला डिनोमिनेशन जो प्रिंट हुआ था वो था 5 रुपए का नोट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो अब आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। तो आरबीआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज अ 21 मेंबर बॉडी, जिसमें चेयरपर्सन इज गवर्नर, एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, 2 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, 10 आर नॉमिनेटेड, दीज आर द स्पेशल पर्सन विद एक्सपर्टाइज नॉलेज इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, 10 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। रचित धीरे धीरे सब कवर करेंगे, क्वाइंस का भी सब कुछ। क्वाइंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट रिसाइड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंडियन क्वाइनेज एक्ट। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। आरबीआई इज नथिंग टू डू विद द क्वाइंस। क्वाइंस के बारे में भी अब हम धीरे धीरे करेंगे बात, टेंशन ना लो, सब करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये बेसिकली आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। लेकिन ये इतने बड़े लोग होते हैं कि डेली बेसिस पे क्वाइन के लिए प्रिंट नहीं, क्वाइन के लिए मिंट वर्ड होता है। और आरबीआई नहीं, आरबीआई एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, क्वाइंस आर मिंटेड बाय एसपीसीआईएल, एसपीसीआईएल विच इज ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, उसके द्वारा क्वाइंस मिंट होते हैं दैट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई। तो क्वाइंस को सर्कुलेशन में लाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आरबीआई की होती है। करेंसी की एंटायर जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई नोट प्रिंट कराता है थ्रू बीआर बीएनएमपीएल, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। हाँ, एसपीएमसीआईएल, एसपीएम एम रह गया था मेरा, हाँ एसपीएमसीआईएल। तो रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो यार, आने दो मुझे टॉपिक पे। तुम लोग आगे चले जाओगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अपने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन समझ में आया? नहीं, मजा आता है, ठीक है, बढ़िया है। इसीलिए तो जल्दी बताओ, अपने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन समझ में आया क्या? तो ये जो 21 लोग हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आरबीआई। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये देखो, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के द्वारा है, गवर्नर को अपना काम है तो डेली बेसिस पे नहीं मिलते। तो इनके काम को हल्का करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनी हुई हैं, स्मॉलर कमिटीज। ठीक है, तो उनमें से कुछ कमिटीज है, जैसे कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ये एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्मॉल कंपोजिशन होता है। इसमें जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर होता है। यार गवर्नर बेसिकली किसी भी कमेटी का अगर मेंबर होगा तो वो चेयरमैन होगा। बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गवर्नर वो हर कमेटी का चेयरमैन होगा, या तो उस कमेटी में प्रेजेंट नहीं होगा या वो चेयरमैन होगा। तो ये जो कमेटी होती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करती है उनके काम में। एक तरह से छोटा कंपोजिशन बोल सकते हो इसका। दूसरा, एक मेजर कमेटी होती है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इसका चेयरमैन भी आपका गवर्नर होता है और डेप्यूटी गवर्नर वाइस चेयरमैन होता है, एंड डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन इज ऑटोमेटिकली प्रेजेंट देयर। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। इसी तरह बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री, बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो बीपीएसएस ये जो होता है इसमें भी गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है जिनके बारे में आगे, इसके अलावा ये 3 ही नहीं, बहुत सारी कमेटी होती है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एचआर रिलेटेड कमेटी, दुनिया भर की कमेटी होती है, आप लोगों ने सुनी होंगी। ऑडिटिंग कमेटी, सारी कमेटी नहीं, बस ये 3 कमेटी है, इनके चेयरमैन तीनों का गवर्नर होता है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द सब्साइडरीज।
ये सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहली सब्सिडरी कौन सी है, वो है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहली सब्सिडरी। सब्सिडरी कौन होती है, जो कि आरबीआई ओन्ड है, इनका जो पैसा है वो, उसमें जो पैसा लगाया है वो आरबीआई ने लगाया इनको फॉर्मेशन में, ठीक है। तो डीआईसीजीसी क्या करती है, अभी जो हमने डिपॉजिट्स पढ़ा, ये जो पहली इमेज हमने देखी थी, वो जो स्माइलिंग वाला चेहरा था सरप्लस वाला, जो बैंक्स में पैसा जमा करते हैं उस पे यहां पे ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नहीं प्रियंका, देयर आर 5 सब्सिडरीज, अभी एक एक करके सारी बताऊंगा, अभी एक एक करके सामने आएंगी। ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया, तो हम शायद डीआईसीजीसी ही कवर कर पाएंगे आज, कोई बात नहीं, बाकी हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। टोटल 5 है। तो ये कितना इंश्योरेंस देती है डिपॉजिट्स पे, 5 लाख पर कस्टमर पर बैंक। अब इसका क्या मतलब है साहब, और देती कब है, अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे लोन रिकवरी में, तो ये इंश्योरेंस कंपनी डीआईसीजीसी वहां पे इंश्योरेंस देती है 5 लाख रुपए का पर कस्टमर पर बैंक। अगर सोचो एक आदमी के 3 अकाउंट हैं, एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है और एक उसने एफडी भी कर रखी है, तो क्या तीनों पे 5 लाख का कवरेज मिलेगा? क्या तीनों पे 5 लाख का कवरेज मिलेगा? नो, तीनों का मिला के, क्योंकि मैंने बोला है 5 लाख पर कस्टमर पर बैंक, टोटल 5 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चे कई बार इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर आप लोग तो बैंकर हैं, आप लोगों को तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बनता इस चीज में। अभी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रीमियम तो लेती होगी, तो कोई मेरे को बता सकता है कि वो कितना प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है? टेन पैसा पर 100 रुपी डिपॉजिट पे बैंक पे करता है इंश्योरेंस के लिए डीआईसीजीसी को एज अ प्रीमियम। यस 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 चौधरी, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक में अगर डिपॉजिट है, फॉरेन गवर्नमेंट का इंडिया में डिपॉजिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपने डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एक बैंक का दूसरे बैंक में है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिपॉजिट जो डीआईसीजीसी ने मना किया हुआ है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस परव्यू ऑफ इंश्योरेंस, तो उन सब पे इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता। एसबीआई का दूसरे, सपोज एक बैंक का दूसरे बैंक में, वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ईयरली होता है, इफ आई एम करेक्ट, ये ईयरली होता है, एक बार मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, आई थिंक ये ईयरली होता है, यस, हाँ ईयरली होता है ये। तो एक बैंक का दूसरे बैंक में डिपॉजिट, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दूसरे बैंक में डिपॉजिट, या कॉर्पोरेट बैंक का किसी भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट, कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट्स इन दी बैंक्स, ठीक है, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट्स इन दी बैंक, या फिर कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि एग्जेम्प्टेड किया है डीआईसीजीसी ने खुद से ऑन दी परमिशन विद दी आरबीआई, तो उन सब पे ये इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलती। और इंश्योरेंस कवरेज कब मिलती है, अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी में जा रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीआईसीजीसी। बाकी की जो 4 सब्सिडरीज हैं वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है BRBNMPL, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की क्लास में मजा आया? इसी तरह से पढ़ना है या पीपीटी से पढ़ना है, देखो क्लियर बताओ।
ऐसी पढ़ना है या पीपीटी से पढ़ना है? पीपीटी तो आपके कोर्स में ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। Anil, see, if you are having a saving account which is having a deposit of 5 lakh, if you are having a current account with a deposit of 5 lakh, if you are having a deposit of FD 5 lakh, then in totality you might have a deposit of 15 lakh, but the coverage would be of only 5 lakh. ओके सर 1913 वाला पॉइंट ये था कि आपका जो करेंसी प्रिंटिंग का फंक्शन जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक खुद से परफॉर्म कर रहे थे, दैट वाज टेकन ओवर बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो करेंसी प्रिंटिंग जो थी वो लंदन ऑफिस में चली गई थी। ये था 1913 वाला पॉइंट। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। उसका पहला कंपोनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर बेसिकली द मीडिएटर दैट चैनलाइजेस फंड्स फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट पार्ट, या पैसे को चैनलाइज करने में ये इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट किया विद द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग में सबसे ऊपर आता है आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई की हिस्ट्री के साथ हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने आरबीआई की हिस्ट्री जानी और आरबीआई के साथ साथ हमने मनी इवोल्यूशन भी जाना, और एसबीआई की हिस्ट्री भी यहां पे हमने कवर की। तो तीनों चीजें हमारी एक साथ कवर हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की कि आरबीआई को रन करने के लिए या बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां पे 3 कमिटी होती हैं। उसके अलावा अभी हमने स्टार्ट किया है सब्साइडरीज ऑफ आरबीआई विच इज डीआईसीजीसी। तो अभी हमारी डीआईसीजीसी है वही कवर हुई है। बाकी जो है बाकी जो बची हुई 4 है वो हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ अभी 2 मिनट में आई थिंक अपलोड मैंने कर दिया था क्लास से पहले ही। अभी जब मैं क्लास क्लोज करूंगा तो इसके बाद आपको दिख जाएगा। जब आप इस क्लास के नीचे प्रैक्टिस वर्कबुक करके देखेंगे, उस पर क्लिक मारेंगे तो वो डाउनलोड भी हो जाती है दोस्तों। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो अपलोडेड है प्रैक्टिस वर्कबुक के नाम से। और देखो, क्लास पसंद आई है तो 5 स्टार देना मस्ट हो जाता है। ठीक है, 5 स्टार मस्ट हो जाता है। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आई एम ऑलवेज देयर, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह की। कोई दिक्कत आ रही है और टाइमिंग के रिगार्डिंग देखो एक इशू है, तो मुझे बस 1 हफ्ता आप एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको नई टाइमिंग देने की कोशिश करूंगा। 1 हफ्ता ऐसे ही एडजस्ट कर लो, ये वाला मतलब जो टाइम स्लॉट है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इफ यू हैव एंजॉयड, डू गिव अ 5 स्टार। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके।